अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएसटी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी बुक देख लिए। आपकी बुक का नाम है सोशल प्लानिट क्लास 6 एसएसटी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको इसका कंटेंट दिखाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। जो आपको हमने इसका कंटेंट पहले से पढ़ा मतलब बता रखा है। P2 का सिलेबस देखेंगे उसमें। चलिए देख लेते हैं। जल्दी से आप कंटेंट ओपन कर लिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने पिछली बार आपको इसमें मार्क कराया था कि आपके P2 में क्या क्या आएगा। तो यहाँ पर देखिए हिस्ट्री में आपको बताया था हमने कि 2 चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। P2 में आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं? 2 चैप्टर हिस्ट्री के अंदर। कौन कौन से? चैप्टर 6, 7। चैप्टर 6 हमारा पार्ट 7 और 8 में कंप्लीट हुआ था। चैप्टर 7 द फर्स्ट एम्पायर, हमने इसका पार्ट 9 कंप्लीट कर दिया था और आपको कहा था कि हम पार्ट 10 नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। हमने ये बताया था आपको कि पार्ट 10 हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तो आज हम यही पढ़ेंगे पार्ट 10 जिसका बाकी रह गया है। चलिए ज्योग्राफी का देख लेते हैं। ज्योग्राफी में भी बच्चों 2 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 P2 में, ठीक है। P2 में हमने जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 6 है, ये भी हमने 4 पार्ट में कंप्लीट किया है। चैप्टर 5 हुआ था पार्ट 7 और 8 में, चैप्टर 6 हुआ था पार्ट 9 और 10th, यानी ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट है। सिविक्स की बात करते हैं। चलिए सिविक्स में हमने एक चैप्टर कर रखा है पार्ट नंबर 6 में, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये पार्ट नंबर 7 में स्टार्ट होगा, हो सकता है पार्ट नंबर 7 में ही खत्म हो जाए, ये हो सकता है 2 पार्ट लगें। तो ये हमारा सिविक्स में एक पार्ट बचा हुआ है। और जो हमारा हिस्ट्री में बच्चों, जो हमारा ये पार्ट नंबर 10 बाकी है, चैप्टर नंबर 7 जो हम पढ़ रहे थे द फर्स्ट एम्पायर, इसका हमने एक ही पार्ट कंप्लीट किया था। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 10, चलिए उसे पूरा करते हैं। पेज नंबर 41 ओपन कर दिए। पेज नंबर 41 ओपन करिए बच्चों। देखिए हमने बताया था कि बच्चों यहाँ से पार्ट 9 स्टार्ट हो रहा है, डेट वेट सब बताई थी आपको हमने, ये सब उसके अंदर पढ़ा था। उसके बाद हमने लास्ट कहाँ किया था? यहाँ पर। कहाँ पर? अशोका अ यूनिक रूलर। अशोका यूनिक रूलर पूरा ये पढ़ा था, उसमें ये सब पूरे पैराग्राफ पढ़ा। फिर यहाँ नेक्स्ट पेज पर पैराग्राफ पढ़ा। फिर हमने यहाँ कहा था बच्चों कि आप लिख लिए पार्ट नंबर 9 कंप्लीटेड। अगर आपने 9 वाला लेक्चर देखा होगा तो ज़रूर आपने यहाँ पर लिखा होगा। तो पार्ट नंबर 9 कंप्लीटेड हमने यहाँ पर लिखवा दिया था। उसके बाद हमने ये भी बताया था कि बच्चों पार्ट नंबर 10 स्टार्ट होगा यहाँ से, जो कि आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि आज हमारा क्या है, पार्ट नंबर 10 की वीडियो है, तो वो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो पार्ट नंबर 10 जिस दिन अपलोड होगा उस दिन की डेट यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, उससे याद रहेगा आपको कि ये दोनों पार्ट अलग अलग हुए थे स्टार्ट, और डेट भी अलग अलग थी। तो पार्ट नंबर 9 पहले अपलोड हो गया होगा, ठीक है। तो जिस दिन पार्ट नंबर 9 अपलोड हुआ था वो पीछे डेट डालनी थी स्टार्ट में। अब पार्ट नंबर 10 जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो जब भी अपलोड हो, जिस दिन वीडियो यूट्यूब पर आए पार्ट नंबर 10 की, तो यहाँ पर उसकी डेट लिख दिएगा। चलिए अशोकाज धम्मा, मैंने बताया था धम्मा के बारे में, जो वर्ड धर्मा से बना हुआ है, धम्मा, अशोका का धम्मा। तो जो अशोका का धम्मा था उसके बारे में पढ़ेंगे, ये है क्या, क्या चीज़ थी। तो यहाँ पर देखते हैं स्टूडेंट्स, धम्मा। धम्मा इज द प्राकृत वर्ड। क्या है बच्चों धम्मा? धम्मा एक प्राकृत वर्ड है, ठीक है। धम्मा क्या है? एक प्राकृत वर्ड है फॉर द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत वर्ड धर्मा। धर्मा जो वर्ड है संस्कृत वर्ड है एक धर्मा, उसके लिए अगर हम उसे प्राकृत में बोलें धर्मा को, तो प्राकृत लैंग्वेज में धर्मा को धम्मा कहा जाता है। क्या? धर्मा वर्ड है एक संस्कृत का, संस्कृत लैंग्वेज का वर्ड है धर्मा। उसे अगर मैं प्राकृत लैंग्वेज में बोलूँ तो धर्मा को धम्मा बोलते हैं, तो उन्होंने प्राकृत वर्ड यूज़ किया था धम्मा। इट मीन्स नॉट रिलीजन बट ड्यूटी। और धर्मा से आपको समझ में आ रहा होगा धर्म, तो इसका मतलब ये नहीं था कि मजहब या रिलीजन। धर्म जो इन्होंने वर्ड निकाला था धर्मा, धर्मा से निकाला था धम्मा, तो धम्मा का मतलब होना चाहिए धर्म यानी रिलीजन। तो इसका मतलब रिलीजन नहीं था बट था ड्यूटी। क्या? ड्यूटी, अपनी जॉब, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं था कि धर्मा अगर वर्ड है तो धर्म ही होगा, इसका मतलब ये ऐसे ही वर्ड है, मीनिंग इंसान देखेगा तो कहेगा ये धर्म है यानी इसका वर्ड। तो इसका मतलब था कि ड्यूटी। इन एन इंस्क्रिप्शंस अशोका डिक्लेयर दैट। क्या? एक इंस्क्रिप्शंस यानी जो उन्होंने पत्थरों पर लिखा था, उसमें पत्थरों पर खुरच के जो लिखते हैं उसे हम कहते हैं इंस्क्रिप्शंस। तो ये कहते हैं इन एन इंस्क्रिप्शंस अशोका डिक्लेयर दैट I am said and have decided to observe Dhamma and to teach others about it as well। ये कहते हैं, ये कहा जाता है कि एक उन्होंने पत्थर पर इंस्क्रिप्शन किया, स्टोन पर इंस्क्रिप्शन किया और लिखा, और उसमें डिक्लेयर किया, बताया, ये जाहिर किया कि मैं निराश हूँ, मैं उदास हूँ। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब कलिंगा वॉर हुई थी बहुत सारे लोग मारे गए थे, इनके भी और उधर से भी। जीत तो गए थे, कलिंगा इनके कंट्रोल में आ तो गया था, मगर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। तो इसीलिए ये इन्होंने लिखा कि मैं निराश हूँ और जो मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि ऑब्जर्व धम्मा, धम्मा को ऑब्जर्व करना, ये मेरा डिसीजन है, मैंने डिसाइड कर लिया है। एंड टू टीच अदर्स अबाउट इट एज वेल, और यहाँ तक कि खुद तो करूँगा मैं ये काम, मतलब मैं धर्म के हिसाब से
रिलीजियंस के हिसाब से ये जो मेरी ड्यूटी बनती है कि दूसरों की देखभाल करना, हिफाजत करना, दूसरों को अच्छी बातें बताना, ये तो मैं खुद तो करूँगा ही करूँगा और दूसरों को पढ़ाऊँगा भी इसके बारे में, धम्मा के बारे में पढ़ाऊँगा भी। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज़ मच बेटर देन कंक्वरिंग देम थ्रू फोर्स। और उन्होंने ये भी लिखा कि मुझे भरोसा है कि इंसानों को क्या करके, मार के, ख़त्म करके, कत्ल करके, ठीक है, चाकू की नोक पर, तलवारों की नोक पर उन्हें कब्जा करने से बेहतर है धम्मा इज़ मच बेटर देन कंक्वरिंग देम थ्रू फोर्स। तो धम्मा जो है वो ज़्यादा बेहतर है कि किसी को फोर्सफुली जो है कॉन्कर करना, उससे बेहतर है कि धम्मा की मदद से मैं जो है लोगों को जीतूँ। मतलब लोगों को मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, लोगों के साथ अच्छा सलूक करूंगा, तो लोग बाग मेरे साथ खुद आएंगे, लोग बाग मेरी खुद इज्जत करेंगे, तो मैं लोगों की नज़र में अच्छा ऐसे ही बन जाऊंगा। अगर मैं किसी को अपनी पावर शो करूंगा तो उससे लोगों की मौत होगी, तो वो तरीका बेकार है। इससे बेहतर है कि मैं प्यार से लोगों से ट्रीट करूं, प्यार से लोगों से बात करूं, तो लोग बाग ऐसे ही मेरी इज्जत करेंगे। मतलब इनका ये कहने का मतलब था कि जो मैंने अभी तक खून खराबा किया है इस तरीके की लड़ाई, मतलब इस तरीके के कॉन्करेंस से बेहतर है कि मैं प्यार से, मोहब्बत से लोगों के दिलों में इज्जत बनाऊं। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धम्मा इज मच बेटर देन कंक्वरिंग देम फोर्स। इन्होंने कहा कि मुझे ज़्यादा बेहतर ये लगा कि धम्मा की मदद से लोगों के दिलों में आना, लोगों को कॉन्कर करना, यहाँ तक कि मैं फोर्सफुली उन्हें जाऊँ, तलवार से मारूँ, काटूँ और उन्हें फोर्सफुली कॉन्कर करूँ, मतलब उन पर हुकूमत करूँ। आई एम इंस्क्राइबिंग दिस मैसेज फॉर द फ्यूचर। और ये कह रहे थे मैंने ये मैसेज इसलिए इंस्क्राइब किया है कि फ्यूचर के लिए, कि लोग बाग इसे देखें, सो दैट माई सन एंड ग्रैंड सन आफ्टर मी शुड नॉट थिंक अबाउट वॉर। और ये मैसेज मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा बेटा यानी मेरा सन होगा, या मेरा जो ग्रैंड सन होगा, यानी जो मेरे बेटे के भी बेटे होंगे, बच्चे होंगे, जो मेरे बेटे हैं, बच्चे हैं, उनके भी बच्चे जो होंगे, उनके जो बेटे होंगे, वो लोग भी लड़ाई को या लड़ाई के बारे में ना सोचें और प्यार मोहब्बत से रहें। मतलब ये तो राजा था, पूरे हिंदुस्तान में इसकी हुकूमत थी, अब कलिंगा में भी जीत गए थे, तो इन्होंने सोचा कि अब जबकि मैं राजा हूँ तो मेरे बच्चे ऐसा ना करें आगे जाके कि जो मैंने काम किया है, इतनी लोगों को मारा है, काटा है, मृत्यु की है, तो ये काम मेरे बच्चे ना करें या उनके बच्चे ना करें। तो इसलिए मैं ये नोट छोड़ के जा रहा हूँ उनके लिए, एक लेटर के तौर पर, जैसे कि हमने लेटर छोड़ जाते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड के छोड़ जाते हैं, इसी तरह से वो पत्थर पर लिख कर छोड़ गए थे, इंस्क्रिप्शन करके छोड़ गए थे। इंस्टीड दे शुड ट्राई टू थिंक अबाउट हाउ टू स्प्रेड धम्मा। यहाँ तक कि उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो कैसे धम्मा को स्प्रेड करें, मतलब मेरे बाद जो मेरा ख़ानदान होगा, जो मेरे बच्चे होंगे, फिर उनके भी बच्चे होंगे, उनके बच्चे, ऐसे करके उन लोगों का काम ये होना चाहिए कि धम्मा को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाए, लोगों के बीच में मोहब्बत पैदा करें, ना कि वॉर करें, जंग करें दूसरों लोगों से, और मैंने काम किया, जैसे कि बहुत लोगों को मारा, काटा और यहाँ पर इतना पावरफुल राजा बन गया, तो ये काम ना करें, मारे ना किसी को, इस तरह से किलिंग करना उन्होंने मना कर दिया, वॉर के लिए उन्होंने मना कर दिया, लड़ाई के लिए मना कर दिया। अशोका वॉज डीपली कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। ये कह रहे हैं जो अशोका थे वो बहुत ही गहराइयों से जो है, मतलब डीपली जो है कंसर्न थे, इस बारे में सोचते थे कि लोगों की वेलफेयर के बारे में, मतलब जो उनकी जनता थी, जो पब्लिक थी, उसकी देखभाल के बारे में बहुत ज़्यादा वो क्या थे, डीपली कंसर्न थे। ही फेल्ट दैट जस्ट अ फादर ट्राइज टू टीच हिज चिल्ड्रेन। वो उन्हें ऐसा लगता था कि एक बच्चा अपने एक पिता जो है, एक फादर जो है अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है। ही हैड अ ड्यूटी टू इंस्ट्रक्ट हिज सब्जेक्ट। उनकी ये ड्यूटी थी कि वो अपने सब्जेक्ट को इंस्ट्रक्ट करे, वो जो है आम जनता को ऐसे अपनी जो है बच्चों की तरह ट्रीट करते थे। ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ वर्शिपिंग गॉड और सेक्रीफाइसिंग समवन। और ये जो है किसी गॉड की पूजा करने के लिए नहीं कहते थे, किसी गॉड की पूजा को फेवर नहीं करते थे, और ना ही किसी की सेक्रीफाइस को कहते थे कि अपनी कुर्बानी दो। जैसे पहले राजा होते थे वो दूसरों की कुर्बानियाँ दे दिया करते थे, उनके लिए यही तो होता था। जो फोर्स होती थी, जो आर्मी होती थी, वो राजा के लिए तो कुर्बानी देती थी। जो जंगों में जाती थी उसमें बहुत से लोग मरते थे, वो क्या सोचते थे कि हम अपने राजा के लिए मर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी कि कोई किसी की ऐसे इस तरह की किसी की कुर्बानी नहीं लेगा, सेक्रीफाइसिंग नहीं करेगा किसी को। पीपल इन हिज एम्पायर फॉलो डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन्स। और इनके खुद के एम्पायर के, जहाँ पर ये हुकूमत कर रहे थे, बहुत सारे लोग अलग अलग मज़हब के लोग थे। सारे हिंदू नहीं थे, सारे मुस्लिम नहीं थे, सारे सिख नहीं थे, ईसाई नहीं थे, बहुत अलग अलग लोग थे। कोई बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, सिख, ईसाई, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, अलग अलग मज़हब के लोग थे। समटाइम्स दिस लेड टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग देम। और कभी कभी क्या होता था, इसी वजह से आपस में लड़ाई हो जाया करती थी, क्योंकि अलग अलग मज़हब के लोग हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत बहस हो जाए किसी मज़हब से, या किसी वजह से, जैसे कि यहाँ पर
हम पूजा करेंगे, यहाँ पर हम पूजा करेंगे, यहाँ पर हमारी जगह है, यहाँ पर हमारी जगह, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग मज़हब के तौर पर उनकी मज़हब के अलग होने की वजह से लड़ाई हो जाया करती थी बीच में, मतलब बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते थे। फिर क्या हुआ, सम अदर प्रॉब्लम्स वर ऑल्सो इन द माइंड ऑफ द किंग, और काफ़ी और भी प्रॉब्लम्स थी जो कि राजा के दिमाग में थी। वर ऑल्सो इन द माइंड ऑफ द किंग, जो कि राजा के दिमाग में थी। फॉर एग्जाम्पल एनिमल सेक्रीफाइसेस, जैसे कि और एग्जाम्पल है जैसे कि एनिमल सेक्रीफाइसेस, जानवरों की कुर्बानी देना, इल ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स एंड सर्वेंट, अपने गुलामों और नौकरों के साथ जो मास्टर थे उनकी तरफ से जो है इल ट्रीटमेंट होना, मतलब बदतरीन तरीके से उनके साथ पेश आना। जैसे कि कोई गुलाम है तो उसे बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है, मारा जा रहा है, कोड़े पड़ रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है, काम करवा रहे हैं दिनों रात, उसे खाना नहीं दे रहे हैं, भूखा प्यासा मर जा रहा है, बिल्कुल कमज़ोर हो जा रहा है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में थी, राजा के दिमाग में। कोरल्स इन फैमिलीज एंड अमंग्स नेबर्स, और आपस में फैमिलियों के अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, पड़ोसियों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें दिमाग में आती थी किसके, राजा के। तो उन्होंने क्या सोचा, द किंग फेल्ट दैट इट वाज हिज ड्यूटी टू सॉल्व सच प्रॉब्लम, तो राजा ने सोचा कि ये मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म करूं। क्यों सोचा उन्होंने ये, क्योंकि उन्होंने सोचा जब मैं यहाँ का राजा हूँ तो ये मेरा काम बनता है कि पब्लिक जो आपस में लड़ रही है, ठीक है, दो पड़ोसी आपस में लड़ रहे हैं, घरों में जो झगड़े हो रहे हैं, दो मज़हब के अलग अलग मज़हब के लोग लड़ रहे हैं, ये सारी जो जानवरों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जानवरों का शिकार हो रहा है, ठीक है, मजदूरों के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, गुलामों के साथ अलग ट्रीटमेंट हो रहा है, उन्हें सताया जा रहा है, नौकरों से काम कराया जा रहा है, पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, ये सारी परेशानियां, ये सारी प्रॉब्लम राजा ने सोची और सोचा कि ये मेरा काम है कि मैं इन सब परेशानियों को दूर करूं, क्योंकि मैं राजा हूं यहाँ का, ये मेरी जनता है, ये मेरी पब्लिक है, ठीक है, ये मेरी प्रजा है, इनका काम मेरा ही तो है, राजा ही तो करेगा इनका काम। तो फिर क्या हुआ, द किंग फेल्ट दैट इट वॉज हिज ड्यूटी टू सॉल्व सच प्रॉब्लम। ही ऑल्सो अपॉइंटेड धम्मा महामता फॉर दिस पर्पज, और इस पर्पज के लिए इन्होंने क्या किया, धम्मा महामता को क्या किया, अपॉइंट करा। धम्मा महात्मा मतलब ये लोग ही थे बच्चों, धम्मा महामता, ठीक है, धम्मा महामता है, ये महात्मा नहीं महामता, ये लोग थे जिन लोगों को इन्होंने राजा ने धम्मा महामता कहा। इस पर्पज के लिए इनका काम क्या था, द ड्यूटी ऑफ सच ऑफिशियल्स वाज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर एंड टीच पीपल अबाउट धम्मा। ये जो धम्मा महामता थे, इन लोगों का काम क्या था बच्चों, इन ऑफिशियल्स का काम क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करना, ट्रेवल करना, और अबाउट धम्मा के बारे में टीच करना, पढ़ाना कि धम्मा क्या है। धम्मा का मतलब होता है प्यार मोहब्बत से रहो। धर्मा जो इन्होंने निकाला था इसका मतलब ये था कि प्यार मोहब्बत से रहो, पड़ोसियों से लड़ो मत, अपने गुलामों से अच्छे से ट्रीट करो, हमारे राजा का हुक्म है, हमारे राजा ने कहा है शांति से रहो, लड़ाई झगड़े मत करो, ठीक है, किसी के साथ बदसलूकी मत करो, बुरा बर्ताव मत करो, ये सारी चीज़ें पढ़ाना, धम्मा के बारे में बताना, ये किसका काम था, धम्मा महामता का। और धम्मा महामता जो थे वो भी इंसान ही थे। वो राजा जो थे अशोका, उन्होंने इन लोगों को रख दिया था कि आपका ये काम है कि जो लोग धम्मा के बारे में नहीं जानते हैं उन लोगों को हर जगह जा जाकर बताना कि धम्मा क्या है, ठीक है। तो इसके लिए धम्मा महामता जो है इनके लिए अपॉइंट किए गए थे। दीज सोशल्स messages were also inscribed on blocks and pillars so that the people might read those messages। और ये जो सोशल मैसेजेस थे बच्चों, ये जो नोट्स थे, जो बताने की चीज़ें थी कि आपको ऐसे रहना है, किसी को मारना नहीं है, सताना नहीं है, ये सब करना है, वो करना है, ये सारी चीज़ें बातें थी, ये जो है ब्लॉक्स पर या पिलर बना के उस पर लिख दी जाती थी, या ब्लॉक्स पत्थर होते थे बड़े बड़े, उस पर जो है इंस्क्राइब कर दी जाती थी कि जो लोग वहाँ पे आए गुजरे इधर उधर वो उसे पढ़ सकें। He also instructed his officials to read his message to those who could not read themselves। यहाँ तक के अशोका ने उनके खुद के अपने ऑफिशियल्स वहाँ पर लगा दिए, उन पिलर्स के पास, उन जगहों पर जहाँ पर ये लिखा हुआ था, वहाँ पर ऐसे कुछ ऑफिशियल्स भी होते थे जो उन लोगों के लिए होते थे, यहाँ तक के कि जो लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं तो उन्हें पढ़कर सुनाया भी जा सके कि इस पर क्या लिखा हुआ है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें नहीं पढ़ना आता, तो उन लोगों को कैसे पता चलेगा कि इस पर क्या लिखा है, इस पिलर पर क्या लिखा है, इस पत्थर पर क्या लिखा है, राजा ने क्या बताया है इस पर। तो वो पढ़ने के लिए भी एक अपना ऑफिशियल्स लगा रखा था उन्होंने कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें समझ में आ जाए। अशोका वांटेड टू instill a spirit of tolerance, coexistence, non-violence and respect for elders in the subject of his empire। अशोका क्या चाहते थे कि स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, बर्दाश्त होने की स्पिरिट होनी चाहिए। अगर हम जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे बच्चों
तो एक दूसरे की बातों को, छोटी छोटी बातों को अगर हम बुरा मानेंगे और बुरा समझेंगे तो फ़ौरन तो वो क्या होगा, लड़ाई होगी। को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, क्या को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, नॉन वायलेंस होना चाहिए, मतलब लड़ाई नहीं होनी चाहिए। एंड रिस्पेक्ट फॉर एल्डर, और बड़ों की इज्जत होनी चाहिए उनके एम्पायर में, उनकी हुकूमत में, उनकी जो उनका जो राज है, जहाँ उनके अंडर में जो हुकूमत है उनकी पूरी, उसके अंदर बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया। अशोकास की बिल्डिंग क्या थी, स्तूपास थे, एंड द लेटर चैतियाज, और असेंबली हॉल जिसे हम कहते हैं असेंबली हॉल, एंड विहाराज और मोनेस्ट्रीज प्रिसेज्ड द इमिटेंट फ्लोवरिंग ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। ये सारी मतलब बिल्डिंग्स के बारे में बताया सिंपली कि वहाँ पर उन्होंने क्या क्या बनवाया। द कैपिटल ऑफ अशोकास पिलर आर नोटेबल स्पेसिमेंट ऑफ कंटेम्प्रेरी स्कल्पचर। अगर हम अशोका के पिलर की बात करें, कैपिटल ऑफ अशोकास पिलर आर नोटेबल स्पेसिमेंट्स ऑफ कंटेम्प्रेरी स्कल्पचर्स। द मोस्ट फेमस ऑफ ऑल द पिलर्स इन द सारनाथ पिलर इरेक्टेड इन द डियर पार्क। मतलब इनकी जो बिल्डिंग्स हैं अगर हम देखे जाएं तो उसमें पिलर्स, अशोका जो पिलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। देखिए यहाँ पर सारनाथ पिलर है, ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है, कहाँ पर है ये, इरेक्टेड इन द डियर पार्क, ये डियर पार्क के अंदर अभी भी ऐसे इरेक्ट है, खड़ा हुआ है। द लाइन कैपिटल ऑफ द सारनाथ पिलर, आपको ये तस्वीर तो नज़र आ रही होगी, ये जो शेर बना हुआ है, ये बच्चे कितने शेर होते हैं इसके अंदर, ये 4 शेर होते हैं। एक सामने हमें दिख रहा है, एक राइट में, एक लेफ्ट में, ऐसे ही सेम पीछे होता है चारों तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइन कैपिटल है सारनाथ पिलर की, इज कार्व आउट ऑन सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन। ये एक सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन पे, एक सिंगल स्टोन पे कार्व किया गया था, मतलब नक्काशी करना, पत्थरों को काट कर तराश कर जैसे भी बनाया गया था। अशोकास धम्मा कंटेन द बेस्ट ऑफ ऑल रिलीजियस फेथ, और ये कहा जाता है जो अशोका का धम्मा था उसमें हर बेस्ट ऑफ ऑल रिलीजियस फेथ, हर मजहब की सारी बेस्ट चीज़ें उसमें डाली गई थी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ अपने बुद्धिस्ट हो गए तो खुद बुद्धिस्ट हो गए तो सबसे कह रहे तुम भी बुद्धिस्ट हो जाओ, तुम भी बुद्धिस्ट फॉलो करो। नहीं, जो इंसान जैसा है उसे ऐसे ही रहने दिया। ही स्ट्रेस द नीड ऑफ कंप्लीट नॉन वायलेंस, उन्होंने क्या किया, ये बताया कि कंप्लीट नॉन वायलेंस की, ही स्ट्रेस द नीड ऑफ, मतलब उन्होंने ज़रूरत के बारे में बताया कि किस तरीके से हमें पूरी नॉन वायलेंस की ज़रूरत है। सेकेंड, ही एनकरेज पीस एंड हार्मनी अमंग हिज सब्जेक्ट, उन्होंने जो है लोगों को बीच में, सब्जेक्ट मतलब जो उनकी प्रजा थी उनके बीच में बताया कि लोग आपस में पीस और हार्मनी के साथ रहें, मतलब सुख और शांति के साथ और प्यार मोहब्बत से। ह्यूमन बिहेवियर टुवर्ड सर्वेंट्स एंड स्लेव्स, उन्होंने ये भी बताया कि जो इंसान हैं उनका बिहेवियर जो है उनके सर्वेंट, उनके गुलाम और उनके नौकर चाकर की तरफ कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें बताई। ऐसा नहीं कि अगर वो तुम्हारे गुलाम हैं, नौकर हैं, तो उन्हें बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हो, मार रहे हो, सता रहे हो, जो सैलरी नहीं दे रहे हो। ठीक है, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों की इज्जत करना बताया। कंपैशन फॉर ऑल क्रिएचर्स, सारे क्रिएचर्स के लिए कंपेशन होना, किसी भी तरह का क्रिएचर हो, अगर कोई जानवर है तो ऐसे नहीं कि जानवर है तो उसे बुरी तरह से मार दिया, शिकार करके खा गए। जेनरोसिटी टुवर्ड्स मॉन्क्स एंड ब्राह्मण्स, जो मॉन्क्स और ब्राह्मण्स यानी जो पढ़े लिखे लोग थे उनकी तरफ इज्जत होना, क्योंकि वही लोग ऐसे थे जो कि हमें मज़हब के बारे में बता सकते थे। जैसे कि अगर हम नॉन मुस्लिम्स में बात करें तो पंडित होते हैं, ठीक है, ऐसे ही हाफिज़ होते हैं, तो वो लोग क्या होते हैं, वो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग होते हैं जो मज़हब के बारे में जानते हैं। उसके बाद 7, ही पॉइंटेड आउट यूजलेसनेस एंड फिटिलिटी ऑफ वेरियस रिचुअल्स एट द टाइम ऑफ गेटिंग इल और गेटिंग मैरिड एंड आस्क्ड पीपल टू अबैंडन देम। इन्होंने काफ़ी यूजलेस और फिटिलिटी ऑफ वेरियस, ही पॉइंटेड यूजलेस एंड फिटिलिटी ऑफ वेरियस रिचुअल्स, ये काफ़ी ऐसे रिचुअल्स थे बच्चों जो मतलब एट द टाइम ऑफ गेटिंग इल, जैसे कि अब बीमार हो गया कोई तो, या अगर कोई शादी हो रही है, इसके लिए जो है काफ़ी जो है फालतू के जो है रिचुअल्स थे। ठीक है, जो कि इन्होंने मना कर दिया, यूजलेस थे, इन्हें ऐसा लगा कि ये फालतू की चीज़ें होती हैं, इसे करने ना करने से कुछ नहीं होता है। जैसे कोई बीमार हो गया तो उसके जो है पत्ते रखे जा रहे हैं और ये करा जा रहा है, वो करा जा रहा है, तो ऐसे करने से बीमारी थोड़ी ना दूर होती है। तो इस तरीके से मतलब उनके कुछ होंगे उस टाइम में, तो उन्हें ऐसा लगा होगा कि ये तो फालतू की चीज़ें हैं, बस इंसान ने अपना बना लिया है, तो वो उन सब चीज़ों को उन्होंने मना कर दिया। ही प्रीच एवरीवन टू ओबे दिस पेरेंट्स, और उन्होंने हर इंसान को बताया कि इस तरीके को आपको फॉलो करना है, मतलब ये जो धम्मा सिस्टम था इनका, इन्होंने बताया कि ये आपको फॉलो करना है। हर जगह जा के उसके बारे में बताया कि धम्मा में का मतलब है कि आपस में मोहब्बत से रहना, बड़ों से इज्जत से बात करना, और अपने जो बड़े हैं उनके साथ अच्छे से ट्रीट करना। अगर आपके कोई गुलाम है, नौकर है, तो उसके साथ अच्छे से बर्ताव करना, ऐसा नहीं कि वो नौकर है तो उसे बदतमीजी से बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उन्होंने उसमें पढ़ाई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्प्रेड ऑफ धम्मा, धम्मा का स्प्रेड होना, मतलब कैसे उसे फैलाया गया, ये देखेंगे अब इसमें।
चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। स्प्रेड ऑफ धम्मा में क्या है, अशोका टुक वेरियस स्टेप टू स्प्रेड हिज धम्मा। जैसे कि हमें पता है अशोका के जरिए ही धम्मा निकाला गया, तो उन्होंने काफ़ी ऐसे स्टेप्स लिए कि वो जिसके जरिए धम्मा के बारे में सब तक बात पहुंचा पाएँ, सबको बता पाएँ धम्मा है क्या, ठीक है, इसकी नॉलेज सबको मिल पाए। ही हिमसेल्फ प्रैक्टिस व्हाट ही प्रीच टू अदर्स। वो खुद प्रैक्टिस करते थे जो कि दूसरों को बताते थे। ऐसा नहीं कि दूसरों को तो कह रहे हैं कि बड़ों के साथ इज्जत से ट्रीट करो, खुद बड़ों को मार रहे हो, ऐसा नहीं। जो चीज़ें वो दूसरों से कहते थे करने को, वो सारी चीज़ें खुद भी प्रैक्टिस करते थे। ही विजिटेड द होली प्लेस लाइक लुम्बिनी, बोध गया एंड सरनाथ। वो होली प्लेसेस पर भी गए, जैसे कि हमारी लुम्बिनी है, बोध गया और सरनाथ ये जगह है, होली प्लेसेस जगह है ये, वहाँ पर भी गए। ही प्रेजेंटेड गिफ्ट टू ब्राह्मण्स एंड द बुद्धिस्ट मोंक्स। और वो जो है क्या करते थे, ब्राह्मण्स के लिए गिफ्ट्स लेके गए, बुद्धिस्ट मोंक्स थे उनके लिए गिफ्ट्स लेके गए। प्रिंसिपल्स ऑफ धम्मा वर इंग्रेव ऑन रॉक्स एंड पिलर्स इन द लोकल लैंग्वेज। और क्या होता था, जो प्रिंसिपल्स थे धम्मा के, जो उसके धम्मा के बारे में जो चीज़ें थी, नॉलेज थी, वो क्या करते थे, पत्थरों पे, पिलर्स पे, लोकल लैंग्वेजेस में वो लिख दिया करते थे। जैसे कि अब कहीं पर गए तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज जो है उसमें लिख दिया करते थे। अब लोकल लैंग्वेज में क्यों लिखते थे बच्चों, अब मान लो मैं राजस्थान गया हूँ और वहाँ पर मैं केरला वाली लैंग्वेज बोल रहा हूँ, तो वहाँ के लोग नहीं समझ पाएंगे, तो वहाँ पर राजस्थानी बोलनी पड़ेगी। तो वो क्या करते थे, जो लोकल लैंग्वेज होती थी उसमें ही क्या करते थे, लिखा करते थे। ही अपॉइंटेड ऑफिशियल्स कॉल्ड धम्मा महामतास टू स्प्रेड धम्मा। और उन्होंने काफ़ी ऑफिशियल्स ऐसे लगाए, कर्मचारी लगाए जो कि धम्मा महात्मा कहलाते हैं, मतलब धम्मा महात्मा कहा उन्होंने। उनका काम क्या था, धम्मा को स्प्रेड करना। अशोका ऑल्सो सेंड मैसेंजर टू स्प्रेड आइडियाज अबाउट धम्मा टू अदर लैंड्स। अशोका जो है उन्होंने काफ़ी मैसेंजर्स भी ऐसे भेजे दूसरी जगहों पर कि अदर लैंड्स पर भी जाके स्प्रेड करो धम्मा के आइडियाज़ को। मिशनरीज वर सेंड टू सम अदर्स। और जैसे कि कुछ मिशनरीज भेजी गई, जैसे कि सम अदर्स एशियंस एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो सच एज बर्मा, जिसे हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, श्रीलंका है, सीरिया है, इजिप्ट है, एंड मैकडोनिया, इन जगहों पर भी भेजा गया, मतलब इसके बारे में पढ़ाने के लिए कि धम्मा होता क्या है, ये भी बताया गया। उसके बाद द मिशन ऑफ श्रीलंका, क्या, द मिशन ऑफ श्रीलंका वॉज हेडेड बाई अशोकास डॉटर सांगामित्रा एंड सन महेंद्र। जो श्रीलंका का मिशन था कि श्रीलंका में जाके बताना कि धम्मा क्या होता है, इसके बारे में नॉलेज देना, टीच करना, ये जो मिशन पूरा किया था इनके बेटी और बेटे थे। अशोका की बेटी थी सांगामित्रा और उनके बेटे थे महेंद्र। ये दोनों वहाँ पर गए थे श्रीलंका बताने के लिए। अशोका वॉज रियली अ ट्रू बुद्धिस्ट। ये कहा जाता है जो अशोका थे वो रियली में, सच ही में एक ट्रू बुद्धिस्ट थे। इट वॉज ड्यू टू हिज एफर्ट्स दैट बुद्धिज्म स्प्रेड फार बियॉन्ड इंडिया। और ये इन्हीं का स्प्रेड इफेक्ट था, इन्हीं का एफर्ट था, इन्हीं की मेहनत थी जिसकी वजह से जो हमारा इंडिया है, हिंदुस्तान है, उसके अंदर बुद्धिज्म फैल पाया, बुद्धिज्म जो मजहब है वो फैल पाया। अशोका वॉज इन अ ट्रू सेंस अ ग्रेट किंग। और अशोका के अगर हम कहें ट्रू सेंस में अगर हम बात करें तो वो सच में जो है एक क्या थे, ग्रेट किंग थे, बहुत बड़े राजा थे। फिर उसके बाद ही ट्रीटेड हिज पीपल एज हिज ओन चिल्ड्रन। वो अपने लोगों को ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि वो खुद के उनके बच्चे हों। ही वर्क फॉर देयर फिजिकल एंड मोरल वेलफेयर। उन्होंने उनके फिजिकल और मोरल वेलफेयर के लिए काम किया। ही बिल्ड रोड्स, डेक वेल्स। उन्होंने सड़कें बनाई, कुएं खुदवाए। रेस्ट हाउसेज मतलब सुकून करने के लिए आरामगाह बनवाए, मतलब कोई मुसाफिर जा रहा है उसके लिए रास्ते में घर बनवा दिए, ठीक है, या कोई इंसान जैसे कि उसका घर नहीं है तो उसके लिए ऐसे घर बनवा दिए। ही ऑल्सो बिल्ड हॉस्पिटल फॉर बोथ मैन एंड एनिमल। उन्होंने जानवरों और इंसानों के लिए भी हॉस्पिटल बनवाए इलाज करने के लिए, ठीक है। द एम्परर हिमसेल्फ वाज अ फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म। जो राजा थे वो खुद, मतलब जो अशोका थे वो खुद बुद्धिज्म फॉलो करते थे, मतलब बुद्धिज्म मजहब को फॉलो करते थे, मगर उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि उनका खुद का मजहब फॉलो करो, ठीक है, बुद्धिज्म फॉलो करो, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। ही ट्रीटेड हिंदू, जैन्स एंड फॉलोअर्स ऑफ अदर सेक्ट्स अलाइक। उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, जैन जितने भी थे अलग अलग मजहब के सबको सेम ट्रीट किया। ऐसा नहीं कि जो बुद्धिस्ट थे उसके साथ अच्छे से बोल रहे हैं और जो बुद्धिस्ट नहीं है उन्हें अच्छे से बोल नहीं रहे हैं, या उनसे कह रहे हैं कि तुम मेरा मजहब एक्वायर कर लो, मैं भी बुद्धिस्ट हूँ, तुम भी बुद्धिस्ट हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं। ही हिमसेल्फ toured his empire regularly to ensure that everything was well। और वो यहाँ तक कि अपनी जो एम्पायर थी पूरा हिंदुस्तान और इधर जो हमारा अफगानिस्तान, सारी जगह पर उनकी हुकूमत थी। मेरे हिसाब से क्या बुक में भी है, अभी आपने पढ़ा है तो हमने बताया जैसे कि वो पूरी जगह पर हुकूमत कर रहे थे बच्चों। तो अब हुकूमत कर रहे थे, वो पूरे में टूर करते रहते थे, सफ़र करते रहते थे, ये देखने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कोई मेरी जनता में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर लोग बहुत परेशान हो, मेरी जनता परेशान हो। तो इसके लिए वो क्या करते थे, टूर करते रहते थे, सफ़र करते रहते थे। तो अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास। मतलब मौर्यास का डिक्लाइन कैसे शुरू हुआ, हार कैसे शुरू हुई उनकी।
चलिए तो इसमें देखते हैं कि इनका डिक्लाइन कैसे शुरू हुआ था मौर्यास का। डिक्लाइन में देखिए यहाँ पर देखिए द डिक्लाइन ऑफ मौर्यास, मतलब वो कैसे वो ख़त्म होने लगे, ठीक है। उनका डिक्लिनेशन कैसे हुआ, ठीक है। उनका नाम कैसे वहाँ से हटने लगा, मतलब जो मौर्यास थे वो इतने पावरफुल थे, उसके बाद क्या ऐसा हुआ कि वो सब वहाँ से हट गए, मतलब वो ख़त्म हो गए और दूसरी डायनेस्टी आई। ऐसे तो होता है, कोई एक राजा रहता है, फिर उसकी पूरा ख़ानदान ऐसा रहता है, एक टाइम पे ऐसा आता है जिसे मार दिया जाता है, फिर दूसरा ख़ानदान आ जाता है, कोई दूसरा राजा फिर कह जाता है कि अब जो है हमारी डायनेस्टी शुरू होगी। ऐसी तो होता है, जो राजा आता है वो अपने नाम से डायनेस्टी शुरू कर देता है। चलिए देखिए द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास आफ्टर द डेथ ऑफ अशोका इन 232 BC। ये कह रहे हैं बच्चों 232 BC की अगर बात करें तो जब अशोका की डेथ हो चुकी थी, क्या, जब अशोका की मृत्यु हो चुकी थी, द मौर्यन एम्पायर बिगेन टू डिसइंटीग्रेट। जो मौर्यन एम्पायर थी बच्चों वो डिसइंटीग्रेट होने लगी, मतलब बिखरने लगी, पूरी तरह से बेकार होने लगी। और जो पूरी एम्पायर जो थी इतनी बड़ी, जो उसकी हुकूमत थी, वो पूरी एक एक करके क्या होने लगा, बिखरने लगी। देयर आर सेवरल रीजन फॉर दिस। ये कह रहे हैं इसके लिए बच्चों कुछ सेवरल रीजन्स हैं, ये सेवरल लिखा है, सेवरल रीजन्स फॉर दिस, इसके लिए कुछ सेवरल रीजन्स हैं। कौन कौन से? पहला, अशोका वॉज सक्सीडेड बाय अ सीरीज ऑफ वीक रूलर्स हु वर नॉट एबल टू कंट्रोल द वास्ट एम्पायर। पहला बच्चों ये था कि जो अशोका थे, राजा जो थे अशोका, वो जो है उनके बाद जो है एक सीरीज़ में लगातार, मतलब कई वीक रूलर आए, मतलब अशोका के बाद जो राजा बने आगे उनके, वो लोग कमज़ोर थे, इतने ताकतवर नहीं थे जैसे कि अशोका थे, ठीक है। जैसे कि अशोका थे तो अशोका इतने पावरफुल थे, वो बाद में चाहे वो जो है उन्होंने खून खराबा बंद कर दिया था, पीस और शांति का रास्ता उन्होंने अपना लिया था, मगर तब भी वो बहुत पावरफुल थे, लोग बाग तब भी उनसे डरते थे और उन्हें अपना राजा मानते थे। मगर बाद में अशोका की डेथ के बाद जो राजा बने इनके ख़ानदान से, वो इतने कमज़ोर थे कि इनसे कोई डरता नहीं था, इनकी बात कोई नहीं मानता था। तो यही क्या वजह बनी, एक यही वजह बनी जो कि वो अपने इतने पावरफुल नहीं थे कि इतनी बड़ी जगह को वो कंट्रोल कर पाएँ। पूरे हिंदुस्तान और इधर पंजाब साइड और इधर अफ़गानिस्तान, ये सब इनका कंट्रोल में था पहले। मगर जब अशोका की डेथ हो गई तो जो रूलर आए वो इतने पावरफुल नहीं थे कि हर जगह पर कंट्रोल कर पाएँ। फिर क्या हुआ, द गवर्नर ऑफ द डिस्टेंट प्रोविंसेस टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। और जो गवर्नमेंट थे बच्चों, जैसे कि अब कहीं दूर दूर पे या अगर अलग अलग जगह पे, जैसे मैंने बताया था, अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था उन्होंने, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट रखा था, और छोटे छोटे टुकड़ों पे एक गवर्नर बना रखा था कंट्रोल करने के लिए, कि आप गवर्नर हैं, इसकी देखभाल करेंगे। एक ऐसा होता है ना, एक पीएम होता है, फिर सीएम होता है, इसी तरह से जो है अलग अलग स्टेट पर सीएम होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर इन्होंने जो है क्या बना रखे थे, गवर्नर्स बना रखे थे अलग अलग प्रोविंसेस में। जैसे अलग अलग स्टेट होती है वैसे अलग अलग इन्होंने प्रोविंसेस डिवाइड कर रखी थी। फिर क्या हुआ, वो लोग जो है इसका फ़ायदा उठाने लगे, देखने लगे कि अब राजा तो इतना पावरफुल है नहीं, हमारा कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। तो वो लोग हल्के हल्के करके क्या करने लगे, इसका फ़ायदा उठाने लगे और अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, मतलब अपने आप को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। मतलब ये नहीं कह, अब ये कहते थे वो लोग कि हम तुम्हारे राज्य में नहीं हैं, हम तुम्हारे एम्पायर में नहीं हैं, अब तुम्हारे अंडर में नहीं है, हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग इंडिपेंडेंस हैं। और वो लोग क्या करने लगे, वो जो गवर्नर्स थे, जहाँ पर उन्हें जो पोस्ट दी थी गवर्नर की, जैसे मैंने कहा कि उस जगह में जैसे कोई कलिंगा, जैसे मैंने बताया था कलिंगा है, तो कलिंगा में जैसे बच्चों है कोई, वहाँ का जो गवर्नर होगा, क्या, जैसे कि अब कलिंगा है, कलिंगा में कोई गवर्नर है, तो जैसे अब राजा कमज़ोर आने लगा, वो राजा अशोका की डेथ हो गई, तो उन लोगों ने सोचा अब तो राजा बहुत कमज़ोर है, अब हम लोगों को क्या करेगा। तो उन लोगों ने, जो गवर्नर्स थे, उन लोगों को अपने आप को वहाँ पर किंग बना लिया और वहाँ पर अपनी किंगडम बनाना शुरू कर दी। मतलब जैसे कि अब कोई कलिंगा का गवर्नर था, तो कलिंगा के गवर्नर ने राजा की बात को टालना शुरू कर दिया, मतलब मानना छोड़ दिया, और उसके बाद जहाँ का गवर्नर था वहाँ पर अपनी हुकूमत शुरू कर दी। तो इस तरीके से वो लोग अपने आप को आज़ाद कहने लगे, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने लगे कि अब हम तुम्हारे अंडर में नहीं हैं, तुम्हारी बातों को नहीं सुनेंगे, ठीक है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग वी आर इंडिपेंडेंस ही कहते थे। द एडमिनिस्ट्रेशन डिटेरियोरेटेड एंड रोड्स वर नेग्लेक्टेड। जो एडमिनिस्ट्रेशन था और जो रोड्स था, एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से तबाह हो गया, उसकी कोई अब सुनवाई नहीं थी, और जो हमारा रोड्स थे वो बंद कर दिए गए, नेग्लेक्ट कर दिए गए। अब उससे क्या हो रहा था बच्चों, अब रोड्स बंद हो गए तो जो हमारा ट्रेड हो रहा था, जो कारोबार चल रहा था, वो सड़कों के ज़रिए चलता है, तो वो कारोबार जो है अफेक्टिंग होने लगा, उसमें इफेक्ट आने लगा, अफेक्टिंग ट्रेड एंड कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट रीजन। इससे जो है जो ट्रेड और कम्युनिकेशन था अलग अलग रीजन्स में, वो क्या होने लगा बच्चों, अफेक्ट होने लगा, और अब इनका काम बंद होने लगा, ट्रेड खत्म होने लगा, तो क्या हुआ, अब पैसे की भी कमी आएगी। तो फिर लॉस इन रेवेन्यू मेड इट डिफिकल्ट टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी। और जैसे कि अब नुकसान होने लगा पैसों में, रेवेन्यू में कमी आने लगी। पहले पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पर जनता थी सब टैक्स दे रही है, ठीक है, हर जगह बिजनेस चल रहा है, काम चल रहा है। अब तो बिजनेस भी नहीं हो पा रहा है, टैक्स भी नहीं दे रहा है कोई, क्योंकि हर जो अलग अलग गवर्नर्स हैं उन्होंने अपने आप को उधर का किंग बना लिया है, किंगडम अपनी बना ली है। तो क्या हो रहा था,
अब वो लोग सब फ़ायदा उठा रहे थे, और इतनी बड़ी आर्मी एक तो इनके पास थी, जैसे कि आर्मी तो वही थी ना, आर्मी तो थी अभी भी, चलिए मान लिया आर्मी इनके पास अभी भी है, मगर इतनी बड़ी आर्मी को तनख्वाह देना, खिलाना पिलाना, क्योंकि एक आर्मी जब होती है तो उसे पावरफुल बनाने के लिए राजा ही सब उसकी देखभाल करता है, राजा ही उसका खर्चा उठाता है, ठीक है, या उसे सैलरी देता है। तो इतने पैसे, इतना रेवेन्यू कहाँ से आएगा जब उन्हें नुकसान हो रहा था पैसों के उसमें, तो पैसे अब है ही नहीं, तो वो कहाँ से इतनी बड़ी आर्मी को मेंटेन करेंगे, तो इसमें भी परेशानी आने लगी। फिर क्या हुआ, द ऑफिसर्स बिकेम करप्ट विच अफेक्टेड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। फिर बाद में क्या होने लगा, जो ऑफिसर्स थे, जो जैसे कि अब आर्मी के जो ऑफिसर्स थे वो लोग करप्ट होने लगे, ठीक है, करप्ट होने लगे वो, और वो लोग क्या करने, उसकी वजह से क्या हुआ, जो पूरा एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो अफेक्ट हो गया, ठीक है, मतलब धोखेबाज होने लगे, ये लोग धोखेबाजी करने लगे राजा के साथ, और इसी की वजह से जो पूरा ये जो था मौर्यन एम्पायर, ये पूरा ख़राब होने लगा। हर कोई धोखेबाजी पर उतर आया, कोई राजा की बात ही नहीं मान रहा था, राजा की सुन रहा नहीं था, और राजा भी इतना पावरफुल नहीं था कि उन लोगों को डरा सके, मार सके। अगर पावरफुल होता तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, मगर राजा ही कमज़ोर था, तो इसमें कोई क्या कर सकता है जब उसे संभाला नहीं गया। यहाँ पर देखिए, द लास्ट मौर्यन रूलर वॉज बृहद्रथ। क्या, जो आखिरी मौर्यन राजा था बच्चों, कौन था वो, उसका नाम था बृहद्रथ। उसका नाम क्या था, बृहद्रथ। अब इन्हें क्या हुआ, हु वॉज किल्ड बाई कमांडर इन चीफ ऑफ हिज आर्मी। जो इन्हीं के यानी मौर्यन एम्पायर के जो कमांडर इन चीफ थे, मतलब आर्मी के जो कमांडर होते हैं, कमांडर इन चीफ होते हैं, वही थे, ये कौन थे, पुष्यमित्री। क्या, पुष्यमित्री संगा। ये पुष्यमित्री संगा जो थे, ये इन्हीं मौर्यास की, यानी जो आखिरी राजा थे मौर्यास के, कौन थे, बृहद्रथ। आखिरी तो इसलिए हुए क्योंकि इन्हें मार दिया गया, अगर ये नहीं मारे जाते हो सकता है इनके बाद भी इनका बेटा होता कोई, ठीक है, तो वो होता अगला राजा, मगर इन्हें जो है, ये जो है राजा बने थे, और उसके बाद ही जो इनका कमांडर चीफ था, क्या कमांडर इन चीफ था, इनके आर्मी का जो कमांडर इन चीफ था उसका नाम था पुष्यमित्र संगा। इसने जो है इनका कत्ल कर दिया, इन्हें मार दिया। कब, 185 BC में इन्हें मार दिया। दिस ब्रॉट टू एन एंड द रूल ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी। और इससे क्या हुआ बच्चों, जैसे ही पुष्यमित्र सांगा ने बृहद्रथ को मारा जैसे कि, तो फ़ौरन ही वहाँ पर उनकी अब डायनेस्टी ख़त्म, उनके ख़ानदान का कोई वारिस बचा नहीं। तो क्या हुआ, अब मौर्यन डायनेस्टी वहाँ से ख़त्म हो गई, और फिर वहाँ पर जैसे कि मैंने बताया अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था गवर्नर ने। तो ऐसे कर करके अब बहुत सारे लोग आए, अलग अलग टुकड़े आए जो हिंदुस्तान पे अलग अलग जगह पर राज करने लगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पे, इमरजेंस ऑफ न्यू किंगडम। न्यू किंगडम्स का इमरजेंस कैसे कैसे हुआ, कौन कौन कहाँ कहाँ रूल कर रहा था, कैसे कैसे। फिर क्या हुआ देखिए यहाँ पर, द मौर्यन एम्पायर एंडेड अबाउट 2200 ईयर अगो। ये कह रहे हैं मौर्यन एम्पायर जो थी बच्चों वो 2200 साल पहले ख़त्म हो गई। एंड सेवरल न्यू किंगडम्स रोज टू टेक इट्स प्लेस। और काफ़ी नई किंगडम उठ के आई, उभरी, रोज़ मतलब उभरना, निकलना, तो काफ़ी ऐसी नई किंगडम्स उभर के आई कि उसकी प्लेस ले लें, मतलब मौर्यन एम्पायर की जगह ले लें। मौर्यन एम्पायर जो इतनी बड़ी एम्पायर थी उसकी जगह पर काफ़ी किंगडम्स निकल के आई। अब आप यहाँ पर वर्ड देख लिए, यहाँ पर एम्पायर है, यहाँ पर किंगडम्स हैं, तो आपको एक फ़र्क पता चल गया होगा कि मौर्यन एम्पायर मतलब जो किंगडम से भी बड़ा हो, जो पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ था, इतना बड़ा मौर्यन एम्पायर था। और न्यू किंगडम्स मतलब छोटे छोटे किंगडम्स, यानी जो ऐसे राजा है जिन्होंने ज़्यादा बड़ी जगह पर राज्य नहीं किया, मगर उन्होंने सोचा कि हम मौर्यन एम्पायर की जगह ले लेंगे। मौर्यन एम्पायर जैसे मौर्यन एम्पायर थी उसी तरह से हम भी रूल करेंगे, मगर इस तरीके से कोई कर नहीं पाया। जैसे यहाँ पर है, मौर्यन एम्पायर एंडेड अबाउट 2200 ईयर अगो एंड सेवरल न्यू किंगडम्स रोज टू टेक इट्स प्लेस इन द नॉर्थ वेस्ट। अब अलग अलग बताएंगे अलग अलग जगह पर कि कहाँ कहाँ कौन कौन रूल कर रहा था। इन द नॉर्थ वेस्ट, इन पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में द इंडो ग्रीक रूल्ड फॉर अबाउट 100 ईयर्स। जो इंडो ग्रीक थे वो लोग यहाँ पर 100 साल के करीब रूल करके गए। दे वर फॉलोड बाई आर सेंट्रल एशियन पीपल नोन एज द शाकाज। और ये जो इंडो ग्रीक थे, इंडो ग्रीक जो लोग थे जिन्होंने हुकूमत की, ये किसके ज़रिए फॉलो हो रहे थे, सेंट्रल एशियन पीपल जो थे उन्हें कहा जाता था शाकास, ठीक है। द शाकास इन टर्न वर फॉलोड बाय द कुशानाज। और जो शाकास थे वो किसके ज़रिए फॉलो हो रहे थे, कुशानाज के ज़रिए। 2000 साल पहले की बात है ये। फिर नॉर्थ में आ जाते हैं, इन द नॉर्थ एंड इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दो नॉर्थ वाला इंडिया है और जो बीच वाला इंडिया है सेंटर वाला, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, सेंट्रल बीच का।
अब सेंटर कौन सा है हमारा, दिल्ली वाला जो हिस्सा है, ठीक है। तो नॉर्थ वाले हिस्से में और हमारे सेंट्रल इंडिया वाले हिस्से में कौन था, द जनरल ऑफ द मौर्याज नेम्ड पुष्यमित्रा सांगा, पुष्यमित्रा सांगा। मतलब जो जनरल था, कौन जनरल था, जनरल इन चीफ था किसका, उनकी आर्मी का, किसकी आर्मी का, मौर्यन एम्पायर की आर्मी का जो जनरल था, जिसने जो है आखिरी राजा को मार के, हरदत्त को मार के वहाँ पर अपने आप को राजा बना लिया था। तो वो किस जगह पर रूल कर रहा था, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में। अब देखो उसने इतने बड़े राजा को मारा जिसकी पूरे हिंदुस्तान पर रूल था, एम्पायर पर रूल था, चलो मान लेते हैं लोगों ने उसकी सुनना छोड़ दी थी, मगर ये पुष्यमित्रा ने जब उसे मार दिया तब भी वो पूरे हिंदुस्तान पर रूल नहीं कर पाया था पुष्यमित्रा, उसके बावजूद वो कुछ ही हिस्से पे रूल कर रहा था। मतलब अब उसने जो है, ऐसा होता है ना कि कोई अगर राजा को मारता है तो राजा की पूरी जगह हो जाती है, मगर ये पूरी जगह थोड़ी ना कंट्रोल कर पाया था, तब भी ये नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया पे ही अभी राज कर रहा है। और यहाँ तक कि ये होना चाहिए था इसे तो कि राजा की जितनी जगह थी सब पे राज करना चाहिए था, मगर ये क्या कर रहा था, खाली सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया वाले पार्ट पे हुकूमत कर रहा था। इसी तरह से जो है बहुत सारे ऐसे राजा आए जिन्होंने जो है अलग अलग जगह पर हुकूमत की। अब जहाँ पर जैसे सेट अप किंगडम, उसके बाद द सांगास वर फॉलोड बाय अनदर डायनेस्टी नोन एज द कामास। ये कह रहे हैं जो सांगा था, ये जो पुष्यमित्रा सांगा था, ये जो है एक और डायनेस्टी थी उसके ज़रिए फॉलो किया जा रहा था, मतलब फॉलोड बाई अनदर डायनेस्टी, दूसरी डायनेस्टी इसे मतलब फॉलो कर रही थी, फॉलोड बाई किसके ज़रिए, दूसरी डायनेस्टी के ज़रिए इसे फॉलो किया जा रहा था, उसका नाम था कांवास, ठीक है। या आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, वैसे कैनवस तो नहीं है, कैनवस में सी होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए द वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया वर रूल्ड बाय द सतवाहानाज, और जो वेस्टर्न पार्ट था, ईस्ट वेस्ट यानी वेस्ट वाला हिस्सा, लेफ्ट वाला इंडिया का हिस्सा, वो बच्चों किसके जरिए रूल होता था, कौन वहाँ पर हुकूमत कर रहा था, वहाँ पर हुकूमत कौन कर रहा था, जो सतवाहानाज थे वो लोग 400 साल तक उन्होंने वहाँ पर हुकूमत की। अराउंड 1700 ईयर्स अगो अ न्यू रूलिंग फैमिली नोन एज वक्काटकाज, और अगर हम 1700 साल पहले की बात करें, मतलब 1700 साल पहले की बात करें, एक नई रूलिंग फैमिली आई वहाँ पर, वक्काटकाज, इमर्ज पावर इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया। ये इस टाइम जो है 1700 साल पहले जो है इसकी पावर थी यहाँ पर, कहाँ पर, सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में ये पावरफुल किंगडम थी, मतलब काफ़ी ताकतवर किंगडम रह चुकी है। इन साउथ इंडिया द चोलास, चेराज एंड पांड्याज, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ मतलब हमारा कोस्टल एरिया नीचे वाला। तो साउथ इंडिया की अगर हम बात करें तो चोलास थे, चेराज थे, पांड्याज थे, पांड्या ये सब आपने सुना होगा। रूल बिटवीन 2200 BC टू 1800 BC, इन्होंने 2200 BC से लेकर 1800 BC तक यहाँ पर हुकूमत की। अबाउट 1500 ईयर्स, क्या, अबाउट 1500 ईयर्स अगो देयर वर टू लार्ज किंगडम, दोज ऑफ द पल्लवाज एंड द चालुकियाज, और 1500 साल पहले दो बड़ी किंगडम्स थी, किसकी थी वो, एक पल्लवास की और एक चालुकियाज की। ये काफ़ी बड़ी जो है ये दोनों किंगडम काफ़ी बड़ी रह चुकी हैं, मगर जो अशोका की किंगडम थी, अशोका द ग्रेट जो था, यानी जो मौर्यंस एम्पायर थी, उससे बड़ी किंगडम इनमें से कोई नहीं बना पाया। मतलब उसकी तो पूरी एम्पायर थी। एम्पायर किसे कहते हैं, जब बहुत सारी किंगडम को मिला के एक राज्य बना दिया जाता है उसे कहते हैं एम्पायर। मतलब ऐसी जगह जहाँ पर कम से कम अगर हम रूल करने की सोचें तो 50-60 राजा एक साथ रूल कर सकते थे उस ज़माने में। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारा हिंदुस्तान का आपने नक्शा देखा इस तरह से है, ठीक है, ये हमारा हिंदुस्तान है यहाँ पर। तो ये हिंदुस्तान की ये वाली बाउंड्री तो छोड़िए, ये पूरा हमारा अफगानिस्तान सब उनके कब्जे में था, इतने पावरफुल राजा थे वो, ठीक है। एक ये राजा आए और एक कौन थे, मुग़ल डायनेस्टी में जो थे एक वो आए, बस। उसके बाद तो ऐसे राजा रहे मगर इतने पावरफुल तो रहे, मगर ऐसे इतना वास्ट एरिया कवर किया हो ये जो है बहुत कम रहा, ठीक है। अशोका द ग्रेट का सबसे ज़्यादा एरिया था इस ज़माने में। चलिए यहाँ पर देखते हैं, अब चूज़ द करेक्ट आंसर यानी एक्सरसाइजेस पे आ जाते हैं। और बच्चों ये जो आपकी ग्लॉसरी होती है इसे हम कीवर्ड्स भी कहते हैं, ये आपको याद कर लेने चाहिए क्योंकि इसमें से हो सकता है कोई डेफिनेशन आपको पूछ ले, तो मैं आपको इसीलिए अब बता देता हूँ कि ये भी आप चैप्टर की जो ये डायनेस्टी है, डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है, इंस्क्रिप्शंस किसे कहते हैं, धम्मा क्या था हमारा, धम्मा का मतलब था धर्मा, ठीक है, जिसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये रिलीजन नहीं था, इसका मतलब क्या था, नॉट रिलीजन, द मीनिंग इज़ नॉट रिलीजन, द मीनिंग इज़ टू ड्यूटी, मैंने बताया था अभी पीछे आपको। चलिए यहाँ पर आ जाइए इसके चूज़ द करेक्ट आंसर्स पर। इसमें देखिए 1 बाय 1 जो आपके हमने यहाँ पर टिक लगा रखे हैं, आप हाथ के हाथ करते जाइए। और ये आपको किस में करना है, बुक में करना है, ये तो आपको पता ही होगा। सिर्फ और सिर्फ हम एक्सरसाइज कौन सी करते हैं, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन कॉपी में। चलिए फर्स्ट देखिए, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। सबसे पहला क्वेश्चन कि मौर्यन एम्पायर की कैपिटल कौन सी थी। अब 4 ऑप्शन है हमारे यहाँ पर, चारों को देखिए और बताइए। हमने अभी पीछे बताया था कौन सी थी बच्चों, कौन सी थी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो थी वो किसकी एम्पायर थी, मतलब किसकी किंगडम वो थी,
आई मीन किसकी कैपिटल थी? तो जो मौर्यन एम्पायर थी उसकी कैपिटल कौन थी? पाटलिपुत्र। ठीक है, तो यहाँ पर आप टिक लगा दिए सी ऑप्शन पर, पाटलिपुत्र पर। फिर है सेकंड हमारा, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। ये तो आपको पता ही होगा कि मौर्यन एम्पायर का फाउंडर कौन था, मतलब पहला राजा कौन था। फाउंडर किसे कहते हैं बच्चों? जिससे शुरू हुआ हो, ठीक है, जिससे शुरुआत हुई हो। तो मौर्यन एम्पायर की शुरुआत कहाँ से हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य से। अशोका तो तीसरे राजा थे, और उसके बाद जो आखिरी थे वो कौन थे? बृहद्रथ, जिन्हें मार दिया था किसने? जनरल ने, उनके आर्मी के जनरल ने, कमांडर जो था उनका, ठीक है, जो उनका कमांडर था, क्या नाम था उसका? पुष्यमित्रा सांगा ने 1805 बीसी में, यानी 185 बीसी में। ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं, तब आपको ये दोबारा रिवाइज करने पड़ेंगे। इससे बेहतर है कि आप अच्छे से अभी याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पर टिक कर लिए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्यन एम्पायर के सबसे पहले राजा थे, मतलब यहीं से चंद्रगुप्त से ही राजधानी, इनकी राज्य स्टार्ट हुआ था, और यहीं से इनका नाम पड़ा था मौर्यन डायनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ पर आप टिक कर दिए सी पर, पहले का भी सी पाटलिपुत्र, दूसरे का भी सी चंद्रगुप्त मौर्य। थर्ड क्या है बच्चों? व्हाट वाज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा, प्रेजेंट डे उड़ीसा। ये कह रहे हैं बच्चों, जो हमारा कोस्टल उड़ीसा है, यानी जिसे हम उड़ीसा कहते हैं, उसका एंशिएंट नेम क्या है, पुराना नेम क्या था, मतलब पुराना नेम क्या था उसका? तो मैंने बताया था उसका पुराना नेम क्या था? कलिंगा। क्या नाम था उसका? कलिंगा नाम था उसका, ए। ठीक है, तो ए पर टिक कर दिए। थर्ड का है हमारा ए, कलिंगा नाम था। फोर्थ क्या है? विच लर्न मैन एडॉन चंद्रगुप्तास कोर्ट। ये कह रहे हैं कौन सा पढ़ा हुआ आदमी था जिसकी वजह से जो चंद्रगुप्ता का जो कोर्ट था, जो उनका जो दरबार था, किला जो था, वो सज गया था, मतलब उनकी वजह से सजावट आ गई थी, मतलब एक तरह से। तो वो कौन थे बच्चों? धनानंदा, कालिदास या कोतलिया, नॉन ऑफ दिस। तो जो कोतलिया थे, यानी जिन्हें क्या कहा जाता था, चलिए छोड़िए, अब यही देख लेते हैं। कोतलिया इनका नाम है, अभी मैंने बताया था। तो दो नाम थे उनके, यहाँ पर देखिए, अभी मैंने बताया था आपको बच्चों, चालुक्य जिससे कहते थे। यहाँ पर आइए देखिए, चाणक्य। देखिए क्या नाम था इनका? चाणक्य। तो चाणक्य का ही तो दूसरा नाम था कोतलिया। तो ये क्या थे? यही वो इंसान थे, यही वो आदमी थे जिनकी वजह से चंद्रगुप्ता का जो कोर्ट था वो सजा हुआ था, मतलब उस पर 4 चांद लग गए थे, क्योंकि ये बहुत अक्लमंद और समझदार इंसान आदमी थे, जिसकी वजह से ही चंद्रगुप्ता ने अपनी एम्पायर शुरू की थी। पहली जो जीत इन्होंने हासिल की थी वो कौतिल्य की मदद से, कौतिल्य की सूझबूझ से, जहाँ पर इन्होंने पहली बार यहाँ पर अपनी एम्पायर का फैलाना, यानी पहले जो इनकी किंगडम शुरू हुई थी, तो बाद में एम्पायर बनी, तो जो छोटी सी किंगडम जो शुरू हुई थी वो कौतिल्य की मदद से शुरू हुई थी। तो इस पर हो गया सी ऑप्शन। ठीक है, फिफ्थ है विच ऑफिशियल वर अपॉइंटेड बाय अशोका टू स्प्रेड धम्मा। ये कह रहे हैं जो बच्चों धम्मा था उसे स्प्रेड करने के लिए कौन सी एम्पायर जो है, कौन सा ऑफिशियल जो है उन्होंने अपॉइंट किया था धम्मा को स्प्रेड करने के लिए। क्या? धम्मा को स्प्रेड करने के लिए कौन सा ऑफिशियल उन्होंने स्प्रेड किया था, उसे क्या कहते हैं? तो मैंने बताया था धम्मा महामता। क्या? धम्मा महामता कहा जाता है बच्चों, जो कि उन लोगों को जिन्होंने ये काम किया था कि धम्मा के बारे में जा जाकर इधर उधर बताएं। ये किसने बताया था, किसने बनाया था इन्हें? धम्मा महामता कौन थे? वो ही लोग थे जो लोग राजा के ज़रिए रखे गए थे कि आप इधर उधर जाइए और धम्मा के बारे में, ये जो हमारा टर्म है धम्मा, इसके बारे में सबको बताइए। ठीक है, तो आपका इसका भी सी हो गया। नेक्स्ट यहाँ है हमारा डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इसमें देखिए पहला क्या है हमारा? डायनेस्टी क्या है होता है बच्चों, इसके बारे में देखिए। व्हेन, ये बच्चों हमने वैम लिख दिया है, हमारा एन है, ठीक है, व्हेन WHEN, व्हेन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली बिकम रूलर्स फ्रॉम वन आफ्टर अनदर, तो उसे हम क्या कहते हैं? डायनेस्टी। तो बच्चों मैंने बस इसकी डेफिनेशन लिख दी है, व्हेन मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, क्या? व्हेन मेंबर ऑफ द सेम फैमिली बिकम्स रूलर्स फ्रॉम वन आफ्टर अनदर, तो वही क्या होती है? हमारी डेफिनेशन होती है डायनेस्टी की। तो यहाँ तक हमारी फुल स्टॉप। सेकंड क्या है बच्चों? अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र ये बुक थी, आ बुक रिटन बाई चाणक्य, किसके जरिए लिखी गई थी? ये एक बुक है किसके चाणक्य के जरिए जो लिखी गई थी। ठीक है, यहाँ तक आपका पूरा हो गया, फुल स्टॉप। उसके बाद थर्ड धम्मा किसे कहते हैं? धम्मा इज द प्राकृत वर्ड फॉर द संस्कृत वर्ड धर्मा। मैंने बताया था धम्मा जो है वो प्राकृत वर्ड है, जो हमारा संस्कृत वर्ड धर्मा है उसके लिए अगर हम प्राकृत में धर्मा को लिखते हैं तो हम धम्मा लिखते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद आपको आगे लिखना है। आगे क्या है आपका यहाँ पर? इट मीन्स नॉट रिलीजन बट ड्यूटी। इसका मतलब ये नहीं कि रिलीजन क्या है? ड्यूटी। तो यहाँ पर आपका फुल स्टॉप। ये हमारा पूरा आ नहीं रहा था बच्चों, तो ड्यूटी हमने ऊपर लिख दिया है। इंस्क्रिप्शंस किसे कहते हैं? पिलर एडेक्स, जो पिलर्स पर एडेक्स कर जाते हैं, मतलब पिलर्स पर जो खरोच कर या किसी चीज़ से ऐसी
पत्थरों से ही या लोहे से या किसी चीज़ से उसे स्क्रैचेस देकर उस पर लिखा जाता था पहले, या पिलर्स पर उसे लिखा जाता था। या अब इंस्क्रिप्शन भी काफ़ी तरह के होते थे, ठीक है, मेनली ये पत्थरों पर ही किया जाता था। अब सी पर आ जाइए, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। पहला देखिए इसका, अशोका सेंट मैसेंजर टू। अब यहाँ पर देखिए आधी लाइन दी है, आधी आपको पूरी करनी है, ठीक है। तो अशोका सेंड मैसेंजर टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट धम्मा टू अदर लैंड्स। अशोका ने मैसेंजर किस लिए सेंड किए थे बच्चों? स्प्रेड करने के लिए, किसके आइडियाज़ को, किसके आइडियाज़ को? धम्मा के आइडियाज़ को, टू अदर लैंड्स, दूसरी जगहों पर, ठीक है। अशोका सेंड मैसेंजर टू स्प्रेड आइडियाज़ अबाउट धम्मा टू अदर लैंड्स, ठीक है, ये हो गया हमारा। सेकंड है अशोकाज वेलफेयर वर्क इंक्लूड, ये कह रहे हैं जो अशोका का वेलफेयर वर्क्स है उसमें क्या इंक्लूड था? फिजिकल एंड मोरल वेलफेयर, चाहे फिजिकल हो या मोरल हो, दोनों तरह के वेलफेयर के बारे में बात की थी उन्होंने। अशोकाज वेलफेयर वर्क्स इंक्लूड फिजिकल एंड मोरल वेलफेयर, ठीक है, यहाँ पर फिर फुल स्टॉप। थर्ड क्या है? द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज बिल्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इन्वेडर्स। ये कह रहे हैं बच्चों जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना थी वो किस लिए बनाई गई थी? टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इन्वेडर, इन्वेडर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए कि इधर उधर से कोई अटैक ना करे, इसलिए। मगर बच्चों ये तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात कर रहे हैं, तो इसका ग्रेट वॉल्स बनाई गई थी चारों तरफ, मगर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है चाइना में है, तो चाइना उस ज़माने में, अब ये इसके बारे में इन्होंने करेक्टली यहाँ पर लिखा नहीं है, मगर मेन जो वॉल्स बनाई जाती थी बच्चों वो इसीलिए बनाई जाती थी कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इधर उधर से कोई आतंकी हमला ना कर दे, तो ऊंची ऊंची दीवारें बना दी जाती थी, तो मेन वॉल का मकसद तो यही होता था। चलिए फोर्थ देखिए, मौर्यन एम्पायर वॉज कॉल्ड सो बिकॉज। ये कह रहे हैं बच्चों मौर्यन एम्पायर को कहा जाता था बिकॉज इट वॉज मच लार्जर देन अ किंगडम, क्योंकि वो एक किंगडम से बहुत ज़्यादा बड़ी थी, इसलिए उसे किंगडम ना कहकर एम्पायर किया जाता था। क्या कहा जाता था? एम्पायर कहा जाता था। फिर ये देखिए, ऑन द आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट द फॉलोइंग। अब ये कह रहे हैं इंडिया के आउटलाइन मैप पे ये सारी चीज़ें आपको लोकेट करनी है, बनानी है, तो ये बेटा ये आपको करना नहीं है, ठीक है बच्चों, ये आप इसे हटा दिए, इससे मतलब क्रॉस कर दिए। एक्सरसाइज ई हमारी, आंसर दिस क्वेश्चन इन ब्रीफ, और एक्सरसाइज एफ, ये हमें हर बार की तरह किस में करना होता है? कॉपी में ही करना होता है, तो इस बार भी हम किस में करेंगे इसे? इस बार भी हम इसे कॉपी में करेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि आपको याद रहे, ठीक है। तो ये दोनों एक्सरसाइज आपको कॉपी में करनी है। चलिए एक्सरसाइज ई पहले देखिए, एक्सरसाइज ई का पहला क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अलेक्जेंडर एंड वाई ही रिटर्न बैक टू हिज कंट्री। ये कह रहे हैं बच्चों अलेक्जेंडर कौन था और वो अपनी कंट्री में वापस क्यों आ गया? हु वॉज अलेक्जेंडर एंड वाई ही रिटर्न बैक टू हिज कंट्री। अलेक्जेंडर कौन था और वो अपनी कंट्री में वापस क्यों आ गया? चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर बच्चों पेज नंबर 41 पे है। कहाँ पर? पेज नंबर 41 पे है इसका आंसर। हु वॉज अलेक्जेंडर एंड वाई ही रिटर्न बैक टू हिज कंट्री। वो जो है अलेक्जेंडर कौन था और वो अपने कंट्री में वापस क्यों आया? तो पेज नंबर 41 ओपन कर लिए बच्चों, आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई। पेज नंबर 41 यहाँ पर देखिए, पेज नंबर 41 है हमारा। एक्सरसाइज ई का आंसर नंबर फर्स्ट कौन था बच्चों ये बताना है हमें। तो यहाँ पर देखिए, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड वॉज अलेक्जेंडर द ग्रेट। ये वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट कॉन्करर माना जाता है, ये इसका नाम क्या है? अलेक्जेंडर ग्रेट। पहले इसके बारे में बता रहे हैं हम। ही बिलोंग टू मैकडोनिया इन ग्रीस, ही इन्वेडेड इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया कॉन्करिंग ऑल द किंगडम इन हिज वे। ये यहाँ तक तो इनके बारे में हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए, ये पूरा छोड़ देना, तीनों लाइन ये वाली तीनों लाइन छोड़ देनी है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट से लेके पहले आपको कहाँ तक लिखनी है? ऑल द किंगडम इन हिज वे तक। इन हिज वे तक लिखने के बाद यहाँ से हिज बैटल विद पोरस इज द मोस्ट फेमस, हिज किंगडम बाई ले, क्या? हिज किंगडम ले बिटवीन द रिवर झीलम एंड चिनाब, दो द कॉन्करिंग पोरस किंगडम ही is said to have written it back to him. He then reached the river Beas but could not advance further because his tried soldier refused to go on. क्यों? क्योंकि जो उसके ट्राइड सोल्जर्स थे उससे आगे जाने को उसने मना कर दिया, तो वहीं तक वो गया और उसके बाद वो वापस लौट गया, ठीक है। उससे आगे वो अलेक्जेंडर नहीं गया। तो आंसर नंबर फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहले यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक, बीच वाली ये तीनों लाइन छोड़नी है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई, यहाँ से हमारा यहाँ तक, फिर से बता रहा हूँ, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, बीच की तीनों लाइन आपको छोड़ देनी है, 1, 2 और 3। दिस से लेकर इंडिया तक आपको छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 2, वापस आ जाइए एक्सरसाइजेस पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों? देखिए, हु वॉज चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे बेटा? ये बताना है। पेज नंबर 41 पे है बच्चों। इसका भी आंसर देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे। पेज नंबर 41 पर देखिए,
चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने बताया था। यहाँ पर देखिए, पहले आपको यहाँ से लिखना है जो मैंने लिखा है, ठीक है, एक्स्ट्रा लाइन अपनी ऐड करनी है। यहाँ से लिखना है ही वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे बच्चों? ही वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। आपको आंसर शुरू करना है यहाँ से, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर। उसके बाद यहाँ तक लिखने के बाद फुल स्टॉप, फिर यहाँ लिखेंगे इन 321 BC चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द लास्ट नंदा किंग धमानंदा एंड सीज द थ्रोन ऑफ मगधा। ठीक है, यहाँ तक आंसर नंबर 2 एक्सरसाइज ई का कंप्लीट हो जाएगा। शुरू यहाँ से ही वॉज से लेकर, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्यन एम्पायर फुल स्टॉप इन 321 BC चंद्रगुप्त मौर्य डिफीटेड द लास्ट नंदा किंग धमानंदा एंड सीज द थ्रोन ऑफ मगधा। आंसर 2 एक्सरसाइज ई का यहाँ से स्टार्ट है, ही वॉज से लेकर, यहाँ से स्टार्ट है ही वॉज से लेकर और यहाँ तक खत्म है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट है बच्चों? ही वॉज से लेकर स्टार्ट है, ही वॉज से और यहाँ तक खत्म है मगधा तक। आंसर नंबर 3 का देखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अब देखिए, हाउ आर एम्पायर्स डिफरेंट फ्रॉम किंगडम्स। ये कह रहे हैं बच्चों, जो एम्पायर्स होती है वो किंगडम से कैसे डिफरेंट होती है। हम कैसे कहेंगे कि एम्पायर का मतलब ये है और किंगडम का मतलब ये है। हम कैसे पता करेंगे कि ये एम्पायर है, ये किंगडम है। किसी जगह को, किसी एम्पायर को देखकर हमें ये कैसे पता चलता है ये एम्पायर है, या किसी किंगडम को देखकर कैसे पता चलता है कि ये किंगडम है। तो पेज नंबर 42 पर इसका आंसर है। कहाँ पर? पेज नंबर 42 पर, पेज नंबर 42 आंसर नंबर 3। यहाँ देखिए आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई का ये रहा। अ किंगडम वॉज डिफरेंट फ्रॉम एन एम्पायर फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। अब उसके रीज़न बताएं कि किंगडम जो है एम्पायर से कैसे डिफरेंट होता था। पहला, द एम्पायर नीडेड मोर रिसोर्सेज देन किंग्स। एक किंग के हिसाब से जो एम्परर होता है, एम्परर्स जो एम्परर होता है उसे ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि बड़ी, यहाँ पर लिखा है एम्पायर्स वर लार्जर देन किंगडम एंड वर टू बी प्रोटेक्टेड बाय बिग आर्मीज। क्योंकि जो एम्पायर होती है वो एक किंगडम से बहुत बड़ी होती है और उसे जो है प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है बहुत बड़े आर्मी से। बहुत ज़्यादा तादाद में उसे लोग चाहिए होते हैं आर्मी के लिए। दे ऑल्सो नीड अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स टू कलेक्ट टैक्सेस इन ऑर्डर टू मीट द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। और जो यहाँ इन्हें जो है इतनी बड़ी इनकी एम्पायर है, इतनी बड़ी जगह है, उसके लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा ऑफिशियल्स चाहिए होते हैं टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंसेस हैं उसे खर्चा चलाने के लिए जो टैक्सेस कलेक्ट किया जाएगा उसके लिए अब लोग बाग भी ज़्यादा चाहिए। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान और इधर उधर जो जगह है वहाँ पर हर जगह की अगर बात करें तो इतने सारे लोग चाहिए कि टैक्स इकट्ठा करने के लिए। एक ही इंसान थोड़ी नहीं पूरे में टैक्स कलेक्ट कर लेगा। तो ये सारे जो है पॉइंट हैं जो जिससे पता चलता है कि हमारे किंगडम में और एम्पायर में कितना डिफरेंट है। तो यहाँ से लेकर ए से लेकर पहले यहाँ तक, किंगडम से लेकर रीजन्स तक, उसके बाद 1 2 3 पूरे यहाँ तक। तो यहाँ तक आंसर नंबर 3 आपका एक्सरसाइज ई का, आंसर नंबर 3 एक्सरसाइज ई का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तीनों पॉइंट लिख लेने हैं। फिर आ जाते हैं हम इसके एक्सरसाइजेस पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड चाणक्य हेल्प चंद्रगुप्ता। ये कह रहे हैं जो चाणक्य था बच्चों उसने चंद्रगुप्ता को कैसे हेल्प किया। पेज नंबर 42 पर ही आंसर है इसका, पेज नंबर 42 पर ही आंसर है कि चंद्रगुप्ता ने कैसे, चाणक्य जो था उसने जो है चंद्रगुप्ता की मदद कैसे की। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पेज नंबर 42 पर। चलिए यहाँ पर देखिए, ऊपर देखिए, विद कौतलियाज एड एंड एडवाइस चंद्रगुप्ता वॉज एबल टू ओवरथ्रोन द रूलिंग नंदा डायनेस्टी एट मगधा। कौतलिया की समझ और बूझ से एडवाइस से ही जो है चंद्रगुप्त इस लायक बन पाए कि नंदा डायनेस्टी का जो राजा था उसे हटा पाए और मगधा पे अपनी राजगद्दी बना पाए, मतलब संभाल पाए, वहाँ के राजा बन पाए। वरना जो मगधा जगह थी वहाँ पर जो है उसे हराना इतना आसान नहीं था इनके लिए, चंद्रगुप्ता के लिए। वो किसकी मदद से हुए? कौतलिया की मदद से। ही स्टेब्लिश्ड द मौर्यन एम्पायर इन 321 BC एंड कौतलिया बिकेम हिज प्राइम मिनिस्टर। और कौतलिया को क्या बना दिया उन्होंने? अपना प्राइम मिनिस्टर बना दिया। तो विद से लेकर, विद वैसे पीछे लिखा है मगर हमने यही लिख दिया है, विद से लेकर पूरा प्राइम मिनिस्टर तक। ठीक है, विद से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक। आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज ई। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वाज द रोल ऑफ धम्मा महामता इन द अशोकन किंगडम। ये कह रहे हैं अशोका की जो किंगडम थी बच्चों उसमें जो धम्मा महामता थे उनका काम क्या था, उनका रोल क्या था। तो पेज नंबर 45 पर है इसका आंसर। ठीक है, पेज नंबर 45 पर कि जो धम्मा महामता थे उनका काम क्या होता था अशोका के किंगडम का। जो धम्मा महामता बनाए गए थे लोग बाग, उन लोगों का काम क्या होता था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर पेज नंबर 45 यहाँ पर देखिए। आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज ई का, द ड्यूटी ऑफ सच ऑफिशियल्स वॉज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड टीच पीपल अबाउट धम्मा। इनका काम क्या था बच्चों, इन लोगों का, इन ऑफिशियल्स का, कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना और धम्मा के बारे में सबको पढ़ाना, सबको बताना, टीच करना। तो यहाँ से लेकर द से लेकर
धम्मा तक, द ड्यूटी ऑफ सच ऑफिशियल वर ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर एंड टीच पीपल अबाउट धम्मा। ये क्या हो गया आंसर नंबर 5 एक्सरसाइज ई का। आंसर नंबर 5 हो गया एक्सरसाइज ई का। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 तो है नहीं, एक्सरसाइज दूसरी हो जाएगी अब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज एफ का, हु वॉज मेगास्थीन्स, व्हाट डिड मेगास्थीन्स राइट अबाउट पाटलिपुत्र। ये कह रहे हैं मेगास्थीन्स कौन था, मेगास्थीन कौन था और उसने पाटलिपुत्र के बारे में क्या लिखा था बच्चों। तो पेज नंबर 44 पर इसका आंसर है। ठीक है, पेज नंबर 44 पर इसका आंसर है, आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज ई का। मेगास्थीन्स कौन था, उसने क्या लिखा था। थोड़ा बड़ा है आंसर। मेगास्थीन्स वॉज एन एम्बेसडर ऑफ ग्रीक रूलर सेलुकस निकेटर। जो सेलुकस निकेटर था जिसे अशोका ने हरा दिया था, उसी का ही एम्बेसडर था मेगास्थीन। ठीक है, ही स्टेड इन चंद्रगुप्तास कोर्ट, और क्या हुआ, वो चंद्रगुप्ता के कोर्ट में रहा 5 साल तक, 302 से लेकर 298 यानी 298। ठीक है, 302 से लेकर 219। बच्चों आपको ऐसा लगता होगा कि उल्टा क्यों चल रहा है, तो बीसी का मतलब बिफोर क्राइसिस में जो है इसी तरह से काउंटिंग होती है, जैसे अब 2002, 2003, 2004 इस तरह से होती है, इसमें जो है इसी तरह से होती थी पहले। फ्रॉम मेगास्थीन्स बुक यहाँ तक लिखना है बीसी तक। उसके बाद ही गेव ब्यूटीफुल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव अकाउंट ऑफ द सिटी पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पटना। तो आपको सिंपल यहाँ से लिखना है मेगास्थीन से लेकर बीसी तक लिखना है। बीसी के बाद यहाँ से लिखना है ही गेव ब्यूटीफुल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव अकाउंट्स ऑफ द सिटी पाटलिपुत्र मॉडर्न पटना, जिसे हम किस नाम से जानते हैं आज, मॉडर्न पटना, जो हमारा बिहार में है। फिर उसके बारे में लिखना है कि उन्होंने पटना के बारे में क्या बताया था। पटना के बारे में ये बताया था, दिस इज अ लार्ज एंड ब्यूटीफुल सिटी, इट इज सराउंडेड बाय अ मैसिव वॉल, इट हैज़ 570 टावर्स एंड 64 गेट्स, द हाउसेज ऑफ 2 and 3 stories आर बिल्ट ऑफ वुड एंड मड ब्रिक, द किंग्स पैलेस इज ऑल्सो ऑफ वुड एंड डेकोरेटेड विद स्टोन कार्विंग, इट इज सराउंडेड विद गार्डन्स एंड इंक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स। ठीक है, यहाँ से पूरा यहाँ तक ये पटना के बारे में इन्होंने बताया था, यानी पाटलिपुत्र के बारे में बताया था। आंसर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज एफ। स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। मेगास्थीन से लेकर पहले 298 बीसी तक लिखना है, उसके बाद ही से लेकर पटना तक लिखना है, उसके यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर नंबर फर्स्ट हो गया एक्सरसाइज एफ का। ठीक है, यहाँ से लिख कब से कब तक रहे वो, 302 से लेकर 298 तक। ठीक है, 298 तक 98। चलिए आंसर नंबर फर्स्ट हो गया, एक्सरसाइज एफ हो गया। ये बीच की बस फ्रॉम से लेकर पीपल तक छोड़ना है, वरना बीसी के बाद डायरेक्ट यहाँ से लिखना है यहाँ तक, फिर ये पूरी लाइन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं बच्चों। आपको ये दिख गया होगा, एक बार फिर से देख लिए आंसर, जो मैंने अंडरलाइन कर रखा ऊपर पूरा वो, और फिर जो है मैंने ब्रैकेट जो बना रखा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, हमने कट कर रखा है मगर आपको पढ़ के बताते हैं। डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉलोड बाय अशोका। अशोका के ज़रिए जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो डिस्कस करना है, जो उसने फॉलो किया है। तो ये बहुत बड़ा आंसर है बच्चों, बहुत ज़्यादा बड़ा आंसर। पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बताना पड़ेगा, तो हमने इसे कट करा दिया है। थर्ड देखिए, राइट अ नोट ऑफ द एक्सटेंट ऑफ द मौर्यन एम्पायर अंडर वेरियस एम्परर्स। ये कह रहे हैं जो अलग अलग राजा थे मौर्यन एम्पायर के, जैसे अशोका थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, तो ये जो है तीन मेन राजा जिसके बारे में हमने इसमें पढ़ा है, तो ये कह रहे हैं मेनली उनके जो अंडर में कैसे कैसे वेरियस एम्परर्स जो थे उसके ज़रिए उसके अंडर में कैसे उनकी ज़मीनें फैली, एक्सटेंट हुआ उनके एम्पायर का, वो बताना है। तो पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा। पहले अशोका का बताना पड़ेगा कि अशोका ने उसे हराया, फिर वहाँ पर भी हुकूमत की, फिर वहाँ पर हुकूमत की। ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके तीनों के बारे में पूरा बताना पड़ेगा कि कहाँ पर किसे हराया, फिर कौन सी जगह उन्होंने अपने अंडर में ली, पूरा एम्पायर कैसे उनकी फैली, तो ये बताना चाहिए। बहुत बड़ा आंसर है, तो आंसर नंबर 3 भी हमने कट कर दिया है। क्वेश्चन 2 और 3 हमने कट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, व्हाट वर द मीन्स एडॉप्टेड बाय अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्मा। ये कह रहे हैं कौन कौन से ऐसे ज़रिए थे जो कि अशोका ने अडॉप्ट किए धम्मा के मैसेज को फैलाने के लिए। तो पेज नंबर 46 पर इसका आंसर है, पेज नंबर 46 पर इसका आंसर है, आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज एफ। थोड़ा बड़ा होगा बच्चों और लिखना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट आंसर है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोका टुक वेरियस स्टेप्स टू स्प्रेड हिज धम्मा। He himself practiced what he preached to others. He visited the holy places like Lumbini, Bodh Gaya and Sarnath. He presented gifts to Brahmins and the Buddhist monks. Principles of Dhamma were engraved on rocks and pillars in the local language. He appointed officials called Dhamma Mahamata to spread Dhamma. Ashoka also sent messengers to spread ideas about Dhamma to other lands. Missionaries were sent to some other Asian and other countries also, such as Burma यानी म्यांमार, Sri Lanka, Syria, Egypt and
मैकडोनिया। दिस मिशन द मिशन ऑफ श्रीलंका वॉज हेडेड बाय द अशोका's डॉटर संघमित्रा एंड हिज सन महेंद्र। तो यहाँ तक कि आपका ठीक है, वरना और बड़ा अभी तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए अशोका ने अपने धम्मा को फैलाया था। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कि आपको पूरा लिखना है। देखने में बड़ा है, आंसर भी बड़ा है, मगर लैंग्वेज बहुत आसान है। अगर आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये आपको थोड़ा बहुत आपको बस पढ़ना है। बीच बीच में अगर आप भूल भी जाते हैं कुछ पॉइंट, एग्जाम से बता रहा हूँ, अगर मैं आप इसमें से कुछ पॉइंट भूल भी जाते हैं तो ज़रूरी नहीं पूरा रटें, पूरा आपको बस समझ लेना है अपनी लैंग्वेज में, उसके बाद लिख देना है, ठीक है। तो आंसर नंबर 4 एक्सरसाइज एफ का यहाँ से यहाँ तक हो गया। चलिए फिर से यहाँ पर आइए और यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका क्या हुआ, चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये हॉट क्वेश्चन हैं। हॉट क्वेश्चन मतलब हायर ऑर्डर थिंकिंग स्टेबिलिटी, ठीक है। हायर ऑर्डर थिंकिंग, HOT, हॉट, हायर ऑर्डर थिंकिंग। केयरफुली ऑब्जर्व द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये कह रहे हैं इस पिक्चर को देखो, आंसर करो इसके। व्हाट हैज़ बीन डिपिक्टेड इन द पिक्चर, ये कह रहे हैं आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है। वेयर वॉज दिस सिंबल यूजुअली फाउंड इन द पास्ट, और ये कह रहे हैं ये सिंबल पास्ट में कहाँ पर मिलता था, अब कहाँ पर मिलता है, प्रेजेंट में। प्रेजेंट में तो हमारे ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा, हमारे कोर्ट में, पुलिस स्टेशन और हर जगह। हमारे जो हमारी करेंसी है, हमारा नोट है यानी रुपी है, हमारा सिक्का है, उस पर देखने को मिल जाएगा। व्हाट रेलेवेंस डज इट हैव टुडे, ये कह रहे हैं आजकल इसकी रिलेवेंस क्या है, आजकल इससे क्या समझा जाता है। तो ये सारी चीज़ें करनी नहीं वैसे, मगर आपको पता तो होगी ये सारी चीज़ें। नॉर्मली हम देखते हैं पिक्चर में हमें लायन दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर हमारा चक्र दिख रहा है, तो इस तरह से आपको दिख रहा होगा। चलिए ये आपको करना नहीं है बच्चों, ठीक है। तो अब जल्दी से कंटेंट पे आइए। जैसा कि आपको पता है हमारा ये क्या है, आखिरी चैप्टर था PA2 का। तो यहाँ पर कंटेंट में आइए बच्चों जल्दी से। हिस्ट्री का देखिए, हिस्ट्री का जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके 2 चैप्टर आ रहे हैं। कितने? 2 चैप्टर। कौन कौन से? चैप्टर 6 और चैप्टर 7। तो आज हमने क्या किया है, चैप्टर नंबर 7 द फर्स्ट एम्पायर, इसका हमने पार्ट नंबर 10 भी बच्चों कंप्लीट कर दिया। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। PA2 का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आइए वापस और अपने बुक पर लास्ट में क्या लिख देना है हमें, PA2 सिलेबस कंप्लीटेड। क्या लिखना है आपको, PA2 सिलेबस कंप्लीटेड। तो यहीं लिख दिया आप, यहाँ पर जगह है तो PA2 कोर्स कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप मेंशन कर दिए कि आपका PA2 का कोर्स कंप्लीट हो गया है, और उसके साथ साथ आप अपने कॉपी में भी लिख दिएगा लास्ट में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमारा देखिए हमने इसका भी कोर्स कंप्लीट करा दिया है। अब बचा किसका है, हमारा हिस्ट्री का, हमारा PA2 का हो गया 2 चैप्टर, ठीक है, 6, 7 हमारा हो गया। उसके बाद ज्योग्राफी में हमारा 2 चैप्टर हो गया, चैप्टर 5 और 6 हो गया। हमारा लास्ट बचा है चैप्टर नंबर 6, किसका, सिविक्स का, जो हमारा क्या है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। पेज नंबर 159 पे है, जो कि हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जो हमने आज करा है वो आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, तैयार कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आप इसे पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे तो इतना टाइम नहीं मिलेगा बाद में, क्योंकि फिर एक दिन पहले इतना सारा तैयार करना आसान नहीं होता है। सो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अब हमारा एक ही चैप्टर बचा है सिविक्स का सिर्फ। ओके स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।